हाँ ठीक है, तुम्हें से शुरू करें? हम सोचे तुम कह रहा शुरू करिए इधर से। चलिए शुरू किया जाए। तुम बताओ, गोरी के 3 गुलाम उनके मरने के बाद समाज क्षेत्र बांटे कौन कौन? यल्दौस। बैठ जाओ। तुम बता दो जल्दी से, गोरी का भारत पर पहला आक्रमण कब और कहां था? 1178, 75 मुल्तान। बैठो। गोरी का पहला हार 78, कहां, किससे? बाकी लोग चुपचाप सुनो कि क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या देंगे। बताओ, तराइन के युद्ध के बारे में बोलिए। क्वेश्चन ऐसा देंगे कि उधर से बोलिए नहीं आएगा। 1991। हाँ, स्थिति बहुत खराब नहीं कहा जाएगा, ठीक ठाक आ रहा। चलिए इसमें सुन लीजिए। हाँ, आप लोग उधर आके पूछेंगे, घबरा क्या रहा है, आ रहे हैं उधर ही। इसमें ध्यान दीजिए, आप लोग का संभावित है कि हो सकता है कल संभावित है बीपीएससी 67 का पीटी का रिजल्ट आ जाए। तो कल संभावित है कल आने का। अगर रिजल्ट आ गया तो थोड़ा सा प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने का मतलब आपका है कि रिजल्ट आ गया तो आप लोग 68वीं के लिए एक ट्रेन पार हो गई तो दूसरे ट्रेन का सिग्नल ग्रीन मिल जाएगा। तो इसलिए 67 पीटी का वेट चल रहा है। जैसे ही डेट आ गया तो 4 महीना से ज्यादा समय पर नहीं देगा, तो इसलिए फिर आप लोग में भी ऑटोमेटिक हम लोग का लोड थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। 15 दिसंबर तक थोड़ा कम क्लासेस होगा। 15 दिसंबर के बाद मेंस के जिन लोगों के परीक्षार्थी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट पूरे फ्लेज आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है कि इसमें हम लोग अभी तय कर रहे हैं, उम्मीद है संडे आते आते बहुत कुछ नया परिवर्तन हम करने जा रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी में हम चाह रहे हैं कि एकदम द बेस्ट रिजल्ट के एकदम अंतिम तारीख तक बच्चों को पहुंचाएं, और एक मध्य और आम मध्य निम्न वर्ग का बच्चा जो मध्य वर्ग में है उन लोग भी बीपीएससी को पूरा कर सके। तो इसके लिए हम लोग प्रयास क्या कर रहे हैं, दिल्ली से जो भी द बेस्ट टीम है उन टीम का पटना आकर के ऑफलाइन के साथ हम लोग करें। पीटी में तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, पीटी का तो ले ठीक ठाक ही रहता है। मेंस में थोड़ी समस्या क्या होती है, मेंस में पेपर 2 है 1 और 2। 1 में 3 सेक्शन आपको पढ़ने होते हैं, एक हिस्ट्री है, एक करंट अफेयर है और एक आपका डीआई। तो फर्स्ट पेपर में जनरली जो भी बच्चे होते हैं उनका बहुत अच्छा मार्किंग आता है। इसका मेन कारण एक में हम भी है कि हिस्ट्री और डीआई इसमें दोनों हम खुद ही पढ़ाते हैं। डीआई 72 अंक का है, 71 भी आने का मतलब है किसी एक दिन क्लास उसने छोड़ा है और कोई मतलब नहीं हो किसी बच्चे के आए। बात समझ रहा ना? तो इसलिए कितना भी बच्चा कमजोर है तो उसको 72 में 72 नहीं आना है, क्योंकि उसको डीआई पिछला बैच को भी 3 बार हम खत्म करते हैं। एक बार खत्म तो छोड़ दो, 3 बार खत्म अंतिम में तो उनके अपने कहेगा कि बेकार करना ही हो जाएगा हमसे, तो उतना स्टेप तक पहुंचा देते हैं। हिस्ट्री में भी 3 क्वेश्चन लिखना रहता है। ज्यादा बच्चे के मन में एक ही द्वंद हिस्ट्री में चलते रहता है, छोड़े किसको, क्योंकि 6 क्वेश्चन पूछते हैं, 3 बनाना होता है, 6 में 6 तुमको आएगा, 5 भी नहीं, और लगेगा 3 लिखना है, तो छोड़े किसको, यही द्वंद चलते रहता है। तो इसी कारण से इसमें मैक्सिमम बच्चे का अंक अच्छे कवर करते हैं। करंट के लिए एक टीम की समस्याएं होती है। पेपर 2 में पिछले बार कुछ बच्चे छठे भी थे, ड्यू टू पेपर 2 छठे। पेपर 2 में उनके मार्किंग कम आए, और पेपर 2 में सभी उसी तरह का है। एक है पॉलिटी, सबसे ऊपर बहुनी उसी से होता है। पॉलिटी के बाद जस्ट फिर आएंगे तो यहाँ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये दोनों मिला के एक ही साथ रहते हैं। तो ये आपका इकोनॉमिक्स भी वही मॉड्यूल का चला जाता है, और तीसरा होता है साइंस टेक। तो ये भी वैसा ही स्थिति है, करंट से ही पूरे मैक्सिमम जुड़ते हैं, और इसके कारण ये जो सेक्शन है मैक्सिमम बच्चे का वीक जा रहा था। पिछले बार हम प्रयोग किए थे कि यहाँ से स्थानीय टीचर ही सभी लोग पढ़ाए, लेकिन बच्चे फिर बाद में बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं रहे, तो हमने फिर डिसीजन लिया कि नहीं, इसमें बहुत हम इसमें चेंजिंग करें जिसमें बच्चे और ज्यादा अच्छा करें। तो इस बार अभी क्या है, परसों से क्लास शुरू होगा। जिन बच्चों का लगभग पीटी ठीक ठाक घर में बैठे रहते हो, दोपहरियों में एक नींद मार लेते हो, तो उन लोगों के लिए है कि परसों से लगभग 10-11 दिन 10 से जो है 3 बजे तक डेली क्लासेस चलेगा। ये शुरू हो रहा है आपका साइंस टेक। दिल्ली से टीचर आ रहे हैं डीपीएन सर। तो डीपीएन सर जो है वो आपका इसमें 10 वहां कहीं दिल्ली कहीं टॉप इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी पढ़ा भी रहे हैं, और स्पेशली साइंस टेक के लिए पटना आ रहे हैं। तो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक उनका डेली क्लास, और वो 10-11 चुके लोग का 15 से परीक्षा है ना, तो जो टीचर आएंगे दोबारा पढ़ाना होगा, तब जाकर कंप्लीट होगा। तो 10 से 3 इसमें भी जो बच्चे हैं साइंस टेक के लिए अलग से भी कोई बच्चे हैं तो उनको 2000 फी निर्धारित है। साइंस टेक केवल अकेले पढ़ सकते हैं, उनसे जो विषय तुम्हारी इच्छा है कि एक आध को कर ले, फिर अगला में करते जाएंगे तो आप कर सकते हैं। तो इसमें 2000 फी के साथ वो अपना कोर्सेज कर सकते हैं। आप लोगों में जो बच्चे हैं उनको केवल 1000 ही पे करना होगा। 1000 आपको ऑलरेडी कम लगेगा, तो 1000 देके 10 से 3 दिन भर बैठना। मेन 1000 इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है दिन भर बैठ जाना। बैठिए गया, झुकने नहीं आ रहा तो पास हो जाएगा, तो इसलिए वो आपका मेन चीज रह गया। और यह क्लास शुरू हो रहा है कितने तारीख से, 16 नवंबर से। 16 से लगभग 26-27 नवंबर तक लगातार खत्म करके वो टीचर जाएगा। जैसे वो खत्म करके निकलेंगे, दूसरे टीचर दिल्ली से फिर पॉलिटी वाले आएंगे, फिर आपको वही है अलग से कोई बच्चे का 2000 या 1000 लगेगा आप लोगों का, वो फिर लगातार वो भी उसी राउंड में रहेंगे। फिर जस्ट इनका आगमन होगा और फिर इनका आगमन होगा, उतना में कोर्स कंप्लीट है। हम खाली अंतिम ओवर तक फेंकने के लिए बीच बीच में आते रहेंगे उन लोग में, क्योंकि हमारा जो चल रहा है राउंड अपना अलग चल रहा है। दूसरा, आप लोग में जो बच्चे का है 68 का मेंस भी बजाते हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद हम लोग एक प्लानिंग में 3-4 का है। पहला तो एक संडे आपको मेन कंफर्म हो जाएगा। हम लोग प्रयास में है, विद्या एजुकेशन में बहुत बड़ा परिवर्तन बीपीएससी में क्या कर रहा है, पूरे सिस्टम ही कंप्लीट दिल्ली बेस्ड हो जाएगा। और आपका उम्मीद है कि एक तो बाजार समिति यहाँ चल ही रहा है, हम लोग का एक ब्रांच और इनपुट हो रहा है, वो है बोरिंग रोड। तो बोरिंग रोड एंड बाजार समिति 2 सिस्टम होगा, और उसके बाद जनवरी से संभव है दिल्ली हम लोग एक तीसरा जा रहे हैं। तो इसमें कारण है, इसमें मुख्य रूप से कि आपके जो बोरिंग रोड से मुख्य रूप से जो सेंटर था सीएमई नाम जानते ही होंगे, मेंस वगैरह का, वहां मैक्सिमम फी कोई बच्चे वहां जाएगा कितना भी होगा, तो कम से कम खूब नाक रगड़ोगे तो 60,000 से कम नहीं लगता है। वो भी नाक रगड़ेगा तब, कुछ नहीं रगड़ रहा तो 70-75 लग ही लगना। तो इतना फी यहाँ ना पड़ रहा है सुना हटा करके। बाकी ध्यान दीजिए, वहां ए फी है, और वहां से ही कई टीचर टीम हमारे साथ अब एज ए बन रहा है, जिसमें 2 विषय जो हम देख रहे थे, पेपर 1 को हम देख रहे थे बच्चे हमारे ठीक ही करेंगे, पेपर 2 में हमें जरूरत है कि एकदम टॉप लेवल का टीचर रखे, और उसके लिए पेमेंट स्रोत बहुत ज्यादा था। तो हमने एक टीचर के साथ जो वहां के प्रमुख शिक्षक थे दिल्ली से आ रहे थे, और उन्हीं के साथ विद्या एजुकेशन का एक पार्टनरशिप हो गया। तो इसी कारण से नया सिस्टम में इकोनॉमिक्स और जो है ज्योग्राफी और साइंस टेक मेंस में दोनों पेपर एक टीचर लेंगे, वो है उपेंद्र अनमोल सर। तो उपेंद्र अनमोल सर के द्वारा नए बैच में आप लोग का ये पूरे सेक्शन वो दोनों लेंगे, और इधर दोनों हम लेंगे। बाकी ये दोनों के लिए दिल्ली ये पॉलिटी खुद दीपक सर यहाँ आकर के आप लोग के बैच में सीधा ऑफलाइन से पाएंगे। तो इसलिए जो टीम जो है, इस टीम के साथ 60,000 भी फी नहीं रखे, 80,000 भी रखा जाएगा, तभी कम हो, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी दिल्ली के कुछ ऐसे टीचर हैं जो कि एक विषय पढ़ने में 20,000 लेंगे तभी नहीं पाए, और वो लोग आपके पास ऑफलाइन में आके क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, संडे तक क्लियर हो जाएगा कि 60,000 फी वाले जो टीचर वहां थे उन शिक्षक और प्लस हम भी हैं, इसमें एक 0 अंतिम में हटा के आपको मेंस तैयारी हम करवा। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए क्योंकि हमारा सोच है कि ऐसे वर्ग का बच्चा भी सोचे बीपीएससी जिसके पास आर्थिक दिक्कत, पैसा वाला तो ढेर पढ़ते रहे, तो हम लोग 6-7,000 फी के साथ बोरिंग रोड भी जा रहे हैं, वहां भी क्लासेस होगा 60,000 वाले से ज्यादा बेहतर 6,000 वाला बोले बस ना, कहेगा कॉपी निकाल, कहेगा इधर से उधर ज्यादा रिजल्ट ज्यादा होगा। तो हम लोग प्रयास में यही है, और उम्मीद है कल रिजल्ट आ गया तो 2-3 दिन के अंदर फिर सभी अखबार के फ्रंट पेज में हम लोग पूरे एडवर्टाइजमेंट के साथ एक नया सिस्टम डाल रहे हैं आप लोग के बैच में, वो होगा क्रैश कोर्स, और एक जा रहा है टेस्ट सीरीज, 2 और जा रहे हैं।
टेस्ट सीरीज मेंस के लिए हम लोग कर रहे हैं, उसमें दिल्ली से टीचर अलग से जांचने वाले, बेगारी टाइप का मेंस में टेस्ट सीरीज नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसमें है कि जो एकदम एक्सपर्ट है, एक कॉपी पर कम से कम 200-250 रुपया लेंगे, एक रिमार्क्स दिखे, हर जगह गलती पकड़े, खाली बेगारी नहीं टिक मारे, इतना नंबर लो ठीक, हर चीज कर करके आपकी कॉपी पैक होकर फ्लाइट से दिल्ली जाए, जांच होकर बजाते बच्चों तक मिले, मॉडल आंसर भी साथ मिले, और तब जाकर टेस्ट मेंस के पीटी के लिए तो भी डिस्कशन वाला है, तो वो सभी हम लोग शामिल करने जा रहे हैं। और तीसरा एक और नया बढ़ जाएगा, वो होगा असाइनमेंट एंड कंटेंट। अभी विद्या एजुकेशन हम लोग कहा है कि बुकलेट असाइनमेंट की सब कमी, तो हम लोग उसको भी कर रहे हैं। दिल्ली में टीम एक वर्क करना शुरू कर दी, अब उस पे सारे विषय का आपको ऑलरेडी कंटेंट मिला रहेगा, पहले से थोड़ा पढ़ के आओगे, फिर क्लास में पूरा सुनोगे, फिर लिखोगे, तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो रिजल्ट बाद कई क्रांतियां आ जाए, और फिर एक ही चीज होगा, इतना के बाद आपको अब मेहनत करना होगा। हमको तो जितना करना था जम के किया, तो आपको 2 स्तर से मेहनत करना होगा, एक तो खुद पढ़ करके, और दूसरा इतना कम फी रखे हैं तो उसकी भरपाई एक ही चीज से हो सकती है, किससे? संख्या से और रिजल्ट से, दो ही चीज ना होगा। अब जो टीचर दिल्ली से आएंगे तो फ्लाइट से आना, होटल में वीआईपी रखना, प्रबंधन उस लेवल का करना, तो मालूम चलेगा कि 6000 एक बच्चा फी दिया और उनका ट्रेवलिंग का भाड़ा 6000 आने का, 6000 जाने का, तो दूल्हे का एक बार वही भेजे करें रहे, तो उस कंडीशन में तो फिर मिला जुला के फिर टाइट तो इसलिए ना हो जाता है। तो अब हम लोग इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि 2 टीचर हम लोग इसमें पार्टनर हो, 2 मेजर जो है इनकम खर्च था, हमको कुछ नहीं भी है तो हिस्ट्री डीआई नहीं होगा तो हम तो पढ़ाई लेंगे, उधर वो भी है तो आपका दोनों सिस्टम पढ़ाई लेंगे, तो 2 ही का है। बाकी बच्चों का संख्या उम्मीद है कि जब आपका क्वालिटी बढ़िया मिलना है, कि बेस्ट हो, तो फिर इसमें दिक्कत का है, कुछ दिक्कत नहीं। तो इसीलिए आप लोग के लिए नया कई चीज परिवर्तन हो सकता है। आप लोग में इकोनॉमिक्स जो है फिर से ऑफलाइन में ओपन सभी फिर एक बार पाए, क्योंकि आप लोग के बैच में तो हमेशा पटना आना जाना, महीना में 20 दिन और पटना ही रहे, दिल्ली से हम लोग यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, और रूटीन यही बना रहे हैं कि एक दिन बोरिंग रोड हम रहे हैं तो इधर उपेंद्र सर है, और फिर अगला दिन हम इधर रहे तो उपेंद्र सर बोरिंग रोड में, तो इसलिए आसान हो जाएगा सब चीज। तो दिन भर का उसी तरह का शेड्यूल बन रहा है। दिल्ली से कोई टीचर आगे बाकी विषय के लिए, तो हम लोग की उड़ान फिर दिल्ली हो जाएगी, उधर से इधर है तो हम लोग उधर भाग जाएंगे, तो बैठे भी नहीं रहेंगे। तो उसी क्रम में धीरे धीरे उस सिस्टम को ग्रो किया जा रहा है। तो आप लोग का गौरव तब होगा जब आपकी संस्थान भी सबसे बड़े संस्थान के रूप में ज्यादा नहीं और 60वीं से ही उभर जाए। आप लोग एक लकी हम लोग के लिए होंगे कि सबसे अधिक रिजल्ट और सबसे अधिक हम लोग के संस्थान का ग्रो आप लोग से होना, तो इसलिए हम लोग भी अंतिम तक खींचेंगे। बस मैंने अभी ना लग रहा है कि 1.5 घंटा फिर लगेगा जी ना। मेंस वाला भी शुरू दिन जब शुरू किए थे तो एक ऐसे ही टोका कि सर इतना हम कि तुम पढ़ोगे ना, अंतिम में हम खोजेंगे गया कहां, क्योंकि 10 से 3 तो हमारे डिफेंस है, 3 बजे से हम भी हैं, छुट्टी थोड़े, तो अंतिम में खोजेंगे कि बीच में है कि भाग्य। तो इसीलिए जहां जिस बैच को जितना जरूरत है वो तो उतना रोज मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि तुम तैयार रहो, बस वो सब हो जाएगा। इसकी चिंता कतई करना ही नहीं है कि सिलेबस फलाना, जब डेट निकलेगा हम लोग उस अनुसार से आपका यहाँ पर डोज शुरू हो जाएगा। और अच्छी बात, अच्छा रिजल्ट कब होगा? जब लास्ट में 3 चीज पढ़ो। सबसे लास्ट में पढ़ना है, शुरू में पढ़ोगे तो रिजल्ट बढ़िया नहीं है। उसमें एक है मॉडर्न, एक है बिहार स्पेशल, एक है करेंट, ये 3 बचल रह गया तो इतना से पीटी पास हो जाए। क्योंकि कितनों कम मॉडर्न में आएगा तो कम से कम 25 क्वेश्चन इससे रहना ही रहना, कितनों कम होगा तो खाली मॉडर्न ठीक है तो 25, बिहार स्पेशल ठीक है तो 20, करेंट ठीक है तो 25 से 30, ये इतना एकदम थोक भाव में, तो खाली ई वाला जोड़ोगे तो कितना हो गया 70, अब 30 साइंस से है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बस पहुंच गया बॉर्डर। बाकी ज्योग्राफी आता है गुड, नहीं आता है वेरी गुड, इकोनॉमिक्स सीखा है गुड, नहीं सीखा वेरी गुड, कोई मतलब सबसे बहुत नहीं। आजकल इकोनॉमी भी बहुत जो है उस तरह का नहीं पूछ रहा कि जीडीपी क्या है, रेपो रेट क्या है, एकदम करंट से जोड़ करके सीधा सीधा चलो। तो इसलिए मॉड्यूल कंप्लीट आपका इधर से पूरा बदलाव इसी में आ जाएगा तुम्हारा। तो हम इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि तीनों ही हम ही को लगभग लेना। तो इसलिए लास्ट मोमेंट में जैसे सुन लेंगे फॉर्म भर लेगा तो सब शुरू हो जाएगा। तब तक धीरे धीरे इसके 4 नोटिफिकेशन के पहले मेडाइवल निकल जाए। तो आज तो चुके कई सूचनाएं थे, आपको दे दिए, चुके रिजल्ट आने वाला है इसलिए सूचना आप लोग देखे। चलिए आज हम लोग शुरू करें आगे। नीचे हेडिंग दे दीजिए, गुलाम वंश पाठ्यक्रम लिखा है जी, सल्तनत काल तो लिखा होगा ना शुरू में, लिख दीजिए गुलाम वंश, अब लिख देंगे प्रारंभिक तुर्क वंश, ऑब्लिक इलबरी वंश। क्या कर रहा है वो देखने के लिए बाल दिवस। वो मिठाई आज पटना में एक दरोगा बैच के बच्चे का पोस्टिंग हुआ, तो वो स्पेशली जो है आया कि आज हम सर से भेंट करेंगे, ऑनलाइन का बच्चा था, तो स्पेशली वो मिठाई लेके आया और एक मिठाई कहा कि सर इच्छा है कि आपको खिलाया, तो हमने आधा उसमें तोड़ दिया कि आधा तुम आधा हम, क्योंकि दोनों मिलकर रिजल्ट दिए। तो इसलिए बाकी तुम लोग के लिए दर्शनीय रख दिया गया। और ये इतना नजर लगा रहा है बचेगा कैसे रहे, तुम लोग का ध्यान मिठाई पर है कि मिठाई रखल है, मिठाई रखल, तो हम रख दिए कि बाल दिवस बाकी लोग देखो लेगा, देखो लाल गिरना पानी गिरना मुंह से शुरू हुई, तो भारी चट्टा है। तो चलिए लिखे गुलाम प्रारंभिक तुर्क इलबरी, गुलाम वंश प्रारंभिक तुर्क वंश इलबरी वंश लिखा गया सबसे। चलिए नीचे ब्रैकेट में कर लीजिए 1210 से 1290, 1210 से 1290। चलिए ध्यान दीजिए, कलम रखिए और ध्यान से आज का क्लास आप समझिए। पहले सब लोग सुनोगे, ध्यान देते जाओगे तो क्लियर होते चला जाएगा। देखिए सबसे पहला तो आपको समझना है कि इसमें हम लोगों को याद है इधर आपका एक क्षेत्र था गोर, उसके बाद गजनी, गजनी के बाद मुल्तान, और तब हमारा था लाहौर, और उसके बाद दिल्ली। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने देखा कि गोर और गजनी में एक मेन बने कौन? एलदौस। इसके बाद यहां देखे कुबाचा और यहां कुतुबुद्दीन ऐबक। अब सुनोगे जरा ठीक से, हम लोग देखें 1192 के जब तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी जीता, तो उसने लाहौर और दिल्ली के क्षेत्र पर अपना एक व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त किया, वह उसका गुलाम था, और गुलाम से उसकी मुक्ति भी नहीं हुई थी, गुलाम रहते हुए उसको यहां का प्रशासक बनाया। इसी कारण से कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस वंश का नाम गुलाम वंश। फिर कई इतिहासकार आते हैं कि बताओ एक उसे गुलाम कहोगे, बाकी कोई भी गुलाम इसमें राजा बनने के पहले गुलामी से हट चुका था। सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा है जो शासक बना भी तो गुलाम है, गुलामी से 2 वर्ष बाद उसको दास्ता से मुक्त किया गया। तो कई लोग इस पर बड़ा आपत्ति दर्ज करते हैं, तो हुआ कि तब इसको क्या कहा जाए? तो इसको कुछ लोग कहे कि शुरुआत भारत में तुर्क का यही सबसे है, इसीलिए इसको कहना क्या चाहिए? प्रारंभिक तुर्क कहना चाहिए। प्रारंभिक तुर्क का मतलब भारत में तुर्क का साम्राज्य, तुर्क एक जाति है और उस तुर्क के साम्राज्य यहीं से शुरू हुआ, तो इस वंश का नाम हम लोग देते हैं प्रारंभिक तुर्क। तो जितने राजा हैं सब इसमें सेट करते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, इससे बढ़िया हम लोग नाम एक और देते हैं इलबरी। क्यों? क्योंकि 2 व्यक्ति इल्तुतमिश इलबरी का है, बलवन भी इलबरी का है, कि दोनों मेन राजा है और इसीलिए इसका नाम इलबरी कहा गया। लेकिन कई लोग फिर आपत्ति करते हैं कि केवल 2 लोग के नाम से ये भी नाम रखना उचित नहीं। अब इसमें ध्यान दीजिए, तो नाम इसीलिए इसमें आप देख रहे हैं कि कई नाम इसका मिल गया। अब यहां 1192 के बाद इस क्षेत्र के प्रशासक नियुक्त कौन हो गए? कुतुबुद्दीन ऐबक।
अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो देख रहे हो, यह 1192 से लेकर के और 1206 ईस्वी तक, मतलब कितना साल हो गया? 14 साल। 1192 से 1206 तक ये एज ए केवल गोरी के प्रशासक के रूप में काम किया है। इसने अपना कोई भी यहां दिमाग नहीं लगाया, जो गोरी कहा वो करना है और जैसे निर्देश मिला वो करना है। इसीलिए कहीं ये राजा वाला इसका रुतबा इस समय नहीं। अचानक हम लोगों ने देखा कि 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो और 6 में जैसे ही गोरी मर गया तो सेनापतियों ने उसके क्षेत्र को अलग अलग जगह बांट लिया। तो उसी क्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में लाहौर में अपना राज्याभिषेक किया और उसी को अपनी राजधानी बनाई। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दिल्ली नहीं, राजधानी कहां है? लाहौर। वो मरेगा तो उसकी समाधि भी कहां होगी? लाहौर। उसके लिए लाहौर में इंपॉर्टेंट। और इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक बोलो कहां है? लाहौर। 1206 से लेके 1208 तक ये राज्याभिषेक भी किया तो अपने को राजा नहीं कहा, सुल्तान नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये गुलाम है अभी और ये जानता है कि हम गुलाम है। वहां गोरी के जो वंशज वगैरह है वो कब हमको वापस कर देगा या लड़ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। तो इसने जान के अपनी उपाधि केवल मलिक का लिया, सिपह सलार का लिया। इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, दो राजा सल्तनत काल में ऐसे मिलेंगे जो सिपह सलार की उपाधि लिया। सिपह सलार का मतलब होता है राजा के अनुदेश चलने वाला। हम राजा नहीं है, जो उनका आदेश निर्देश है। गोरी मर गए लेकिन जो बोले हैं हम वैसे ही चलेंगे। हम एक सिपह सलार है, हम मलिक है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम का सिक्का तक नहीं चलवाया कि सिक्का भी निकालेंगे तो कहीं ऊपर फड़कना चाहिए। और इसी कारण से उधर जो गोरी के वंशज लोग हैं, देखे कि लक्षण ठीक है, अभी वही मान रहा है, जबकि गोरी मर गए। तो 1208 में कंप्लीट इसको लिख के दे दिए कि दास्ता समाप्त होती। जब तक नहीं कहेंगे तब हमारे यहाँ कोई नौकर, तो कहीं जाकर तुम भी उसको नौकर जैसा समझो। वो कुछ भी कहेगा ये है उनका नौकर, लेकिन हम नौकर का लेवल समाप्त करते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं। तो कहेगा छोड़ दिया है तो लेवल अलग हो गया उसका। तो इसका भी 1208 में दास्ता समाप्त हो गया। तो 1208 से अब राजा जैसा सोचने लगा कि अब तो हम ही जो है तो दिल्ली सल्तनत कैसे मजबूत होगा, कैसे क्या करें, इसके लिए अभी प्रयासरत हो चुका है। कब? 1208। अब देखिए यहां पर प्रसंग क्या क्या है, जरा ध्यान से समझिए। जब कुतुबुद्दीन ऐबक हेड बना तो पहले तो है इंपॉर्टेंट कि एक मुस्लिम था, तो मुस्लिमों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए थी। तो इसके लिए इसने क्या किया, दिल्ली में एक जगह का नाम आप लोग सुने होंगे, उस जगह का नाम है महरौली। महरौली दिल्ली में एक जगह है और उस महरौली में जैन मंदिर थे और विष्णु मंदिर थे। ये क्या किया, पूरे जैन और विष्णु मंदिर के ऊपर का हिस्सा और कई जगह मूर्ति वगैरह सब तोड़ दिया और कहा कि बस फर्स्ट क्लास नमाज पढ़ने के लिए हम लोग का हो गया। और दिल्ली में संभवतः पहली मस्जिद रही, इस मस्जिद का नाम रहा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। देखिए मस्जिद का नाम क्या है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कहां स्थित है? महरौली में। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। फिर यही ऐबक देखते देखते नीचे राजस्थान के क्षेत्र तक, आपको याद होगा कि चंदेल का यूपी में एक राजधानी था महोबा, मध्य प्रदेश राजस्थान के क्षेत्र तक। आपको याद होगा कि चंदेल का यूपी में एक राजधानी था महोबा, मध्य प्रदेश में एक राजधानी था खजुराहो, याद है? महोबा, खजुराहो, सब पर कब्जा कर लिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक धीरे धीरे राजस्थान और एमपी और कुछ यूपी तक जीत गए। अब इसी कारण से जब वो राजस्थान जीता तो वहां पर एक संस्कृत विद्यालय बहुत बड़ा था, वो जगह अजमेर है, और वहां पे इसने बहुत बड़ा एक देखा कि मस्जिद बना देते हैं, यहां भी लोग नमाज पढ़े। तो वहां भी उसने एक मस्जिद बनाया, लेकिन वहां पे मुस्लिम आबादी कम थी। जहां अजमेर में इसने मस्जिद बनाया वहां मुस्लिम जनसंख्या कम थी। बाद के समय में एक सूफी संत आगे, सूफी परंपरा तुमको पढ़ाएंगे, सूफी संत का वहीं मजार हो गया और सूफी संत जिस तिथि को मरते हैं उस तिथि को वहां पर मेला लगता है। तो यहां पर इस भवन में 2.5 दिन के मेला लगने लगा। और 2.5 दिन के जब मेला लगने लगा तो लोग इस भवन के नामे दे दिए कि 2.5 दिन मुस्लिम लोग भरेंगे, हिंदू लोग भरेंगे। अब फिर 2.5 दिन के बाद चले जाएंगे, तो उस मस्जिद के नाम हो गया 2.5 दिन के झोपड़ा। अब तुमको कभी भी 2.5 दिन के झोपड़ा बोले तो ये मत समझना कि 2.5 दिन के झोपड़ा कोई झोपड़ा, वो मस्जिद। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है? अजमेर में है। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये भी सूफी संत को बहुत मानता था। उस जमाने में सूफी परंपरा, एक नई परंपरा शुरू हुई थी। ये संत लोग, आगे पढ़ोगे, सूफी दो तरह के होते थे। एक कुछ संत होते थे जो मुस्लिम मानते थे, उनको बासरा कहते थे, उस शरीयत के अनुसार नमाज सब पढ़ते थे। और एक दूसरा होते थे बेसरा, उनको मुस्लिम धर्म से भी मतलब नहीं, वो अपना अलग सुरताल बनाते थे। और ऐसे संत लोग थे जो कहते थे कि हम लोग खानकाह में जहां रहते हैं उनको खानकाह कहते, उसमें नाच गान सब होगा। इस्लाम नाच गान को मना करता है, सूफी संत कहते हैं कि नहीं, नाच गान तो मेन चीज है, ईश्वर से मिलने, बढ़िया से लोग गाते रहेंगे और उसी में ईश्वर से मिलेंगे। और यही सूफी संत लोग भारत में कव्वाली को जन्म दिए। कव्वाली सुना है ना? 10 उधर अक्सर सिनेमा में सीन दिखा दे, 5 इधर से 5 उधर से गाना गा रहे हैं, उसी बीच जो होना है वो होगी। तो ये जो तुम देखे हो, एक कव्वाली का सिस्टम जो तुम देखा, ये परंपरा किसकी है? सूफी का। और सूफी संत लोग कहते थे कि जो कहेंगे हो जाएगा। तो इनके यहाँ भीड़ लगती थी, लोग इनको मानते थे। आगे पढ़ोगे निजामुद्दीन औलिया वगैरह जब आएंगे तो तुमको जान के गहरा असर होगा। जो कह दिया, सोचो कि राजा सुल्तान भी ईर्ष्या करते थे सूफी संत। क्यों? क्योंकि सूफी संत के दरबार में 5000 आदमी की लाइन लगा हुआ मिलने के लिए, और राजा के यहाँ 200। अब बताओ, नीतीश जी कहे जनता दरबार, मालूम चले उनके यहाँ फरियादी आए 200, और अगला कोई संत है वो कहेगा कि दरबार, मालूम चले कि पूरा भीड़ है। धीरे धीरे लगेगा कि इतना भीड़ कोरोना का कारण होगा, इसको बंद कराओ, फला कराओ, ऐसा तो होना स्वाभाविक चीज। निजामुद्दीन औलिया के यहाँ जब गयासुद्दीन तुगलक गए तो देखे लंबी लाइन। गयासुद्दीन तुगलक को बिहार पर आक्रमण करना था, सोचे कि इससे आशीर्वाद दे लेते हैं। इतनी लंबी लाइन देखे तो सेना को कहा कि चलो हम लोग राजा है तो लाइन थोड़े लगे, लाइन रहने दो। बिना लाइन के प्रवेश किए गयासुद्दीन तुगलक जैसे बिना लाइन के प्रवेश किए, निजामुद्दीन औलिया कहे लाइन में आइए। तो कहेगा राजा है, हमारे दरबार में राजा प्रजा सब बराबर है, यहाँ कोई ऊपर नीचे नहीं है, आपको हमसे मिलना है, पंक्तिबद्ध होइए, 1000 आदमी है तो है, पीछे लाइन लगी, आपकी बारी आएगी, आपको आशीर्वाद दे। ऐसा नहीं दिया जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक बोलो लाइन लगेगा, राजतंत्र है, उस समय तो एकदम तुरंत आके ठहरो, हम अभी बिहार आक्रमण में जा रहे हैं, आशीर्वाद भी नहीं लेंगे, आने के बाद लेकिन तुमको हम समझा देते। और गयासुद्दीन तुगलक बिहार जीत भी गया, और बिहार जीतने के बाद पूरे खुशी में लौट रहा है कि आशीर्वाद सब झूठ मूठ का। और दिल्ली के नजदीक यूपी के लास्ट बॉर्डर पर अफगानपुर में कहा कि रात में हॉल्ट करेंगे, सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। अफगानपुर में उसके बेटे ने बिन तुगलक ने उसके लिए टेम्पोररी मकान सब बनाया। वहां जब रेस्ट के लिए बैठा और स्पेशल घोड़ा से निजामुद्दीन के लिए खबर भिजवाया कि ढोलक पीट के उसको सुना दो कि सुनो सुनो सुनो, कल आ रहे हैं, उनके आने के पहले दिल्ली तुम छोड़ दो, आने का मृत्युदंड दिया जाएगा। अब जो भीड़ में आदमी है परेशान हो गया कि अब इनको छोड़ना पड़ेगा, और उन्होंने अंदर से एक ही लाइन बोला कि जाके कह दो अभी दिल्ली दूर है। ढोलक पीटे वाला कह रहा है कि दूर नहीं है, यूपी के लास्ट बॉर्डर पर है, सवेरे ही आ जाएंगे, दूर नहीं है दिल्ली।
और सुबह खबर क्या आई कि गयासुद्दीन तुगलक जो सोया हुआ था मकान में, उस पर मकान गिर गया और मर गया। तो बताओ अगला दिन भीड़ कमेगा कि बढ़ जाए? कहेगा मान गए, बोले थे दिल्ली दूर है, जो दूर रह गया दिल्ली, मर गया। तो ऐसे सूफी संत होते थे। इतना इसीलिए बताए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक सूफी संत का आशीर्वाद लिया था, और सूफी संत इनको कहे थे कि तुम बहुत ऊपर जाओ। तो जब भी ऊपर गए तो इसको लगा कि वाह, उनका आशीर्वाद था। और वही सूफी संत का नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ध्यान दीजिए, तो ये सूफी संत कौन है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इन्हीं के स्मृति में, यादगार में, यही दिल्ली के महरौली में, इसी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में एक इसने निर्माण शुरू किया जिसका नाम कुतुब मीनार है। आपसे पूछा जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया, तो आपको समझना है कि प्रारंभ करने वाले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और किसके यादगार में किए? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यादगार में किए। तो देखो, इतने निर्माण कार्य करना प्रारंभ किए। इसके पहले थोड़ी सी और बात समझ लो। कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत गरीब घर का था, तो इसके पिता ने एक काजी मौलाना के यहाँ बेच दिया। उसमें गरीबी मिटाने के लिए बाल बच्चे को भी बेच देते थे। 8-10 बाल बेटा है, देखे भूखे मरेगा, उससे बढ़िया मेरे यहाँ बेच, जिसके यहाँ नहीं संतान है लोग लेगा। दूसरा, एक बहुत बड़ा बाजार लगता था जिसमें वैसे लोगों को खरीदा जाता था दास को जो सैनिक के लिए ट्रेंड, और उनको ममलूक कहा जाता है। ममलूक, इसीलिए कई जगह किताबों में ऐसा भी मिल सकता है, गुलाम वंश को ममलूक वंश कहते हैं। ममलूक का मतलब होता है जो सेना के लिए दास खरीदे जाए, वो ममलूक कहलाते हैं। तो इसीलिए इसका इलबरी के बाद ममलूक डायनेस्टी भी दिमाग में सेट रखना। तो राजा क्या करते थे, बाजार में लोग को पूछते थे कि कोई इसमें अच्छा तलवार चलाता है, तो जो अच्छा सीखे हुए उसका उसी अनुसार से दाम लगता था कि बढ़िया इस सेना में बहाल हो जाए। अब ध्यान दो, कुतुबुद्दीन ऐबक प्रारंभ में खरीदा कौन? काजी। काजी क्या किया? खूब बढ़िया से मौलाना है तो इनको कुरान शरीफ सिखाया, पूरा बढ़िया से कुरान शरीफ की एक आयतें रट गए, थोड़ा तलवार वगैरह भी सिखा दिया, लड़ना भी सीख गए। कुछ दिनों के बाद काजी मर गया। जब काजी मर गया तो उसका काजी का जो बेटा था वो देखा कि तब ये तो पिताजी खरीदते थे, इसको हम लोग बेच देते हैं तो कुछ पैसा आ जाएगा, तो उनका गुलाम था। तो बेटा लोग मिलकर के इसको काबुल बेच दिया, और काबुल में जब बेच दिया तो ये अपना दासों का जो मेला लगा था उसमें इसको मोहम्मद गोरी खरीदा था। वहां देखा कि एक लड़का है जो तलवार भी अच्छा चला रहा है और कुरान शरीफ तो इतना बढ़िया से पढ़ता है कि लगता है कितना राग इसमें है, और कुरान शरीफ के राग से प्रभावित होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा। और इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खवा भी कहते हैं, कुरान खवा। और आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताओ कुरान खवा का मतलब, कुरान को अच्छे राग से गाने वाला, किसको कुरान खवा कहते? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक का अर्थ क्या है? हाँ, ऐबक का अर्थ होता है पूरे देवता, मालिक। और जिस इलबरी जो तुर्क देख रहे हो उधर चंद्रमा इनके मेन आराध्य थे, और इसीलिए ऐबक का अर्थ ध्यान रखना, चंद्रमा के देवता। अब ध्यान दो, कुतुबुद्दीन ऐबक जब हेड बना तो कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि गरीब से हेड बना, हेड बनने का कारण आपने समझ ही रहा है। हेड बनने का कारण है गोरी जब खरीदा तो ये विश्वासी है, बहुत बढ़िया कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ने की जरूरत है तो बुलाया गया, तलवार उतना ही अच्छा चलाता है, और विश्वासी जो कहते हैं एकदम इधर से उधर नहीं करे। और इसी कारण गोरी इसको धीरे धीरे एक बहुत अच्छा पद देता है, अमीर ए अरुख। अब ये जो पद है ये राजघराने का घोड़ा का पद है, पूरे जहां घोड़ा अस्तबल पर रखते हैं। अस्तबल समझते हो? जहां घोड़ा है उसको अस्तबल कहते हैं, गाय है उसको गौशाला कहते हैं। अस्तबल का प्रधान वहां बहुत हाई पद, क्योंकि राजा के यहाँ घोड़ा पूरे है, पूरे घोड़ा के अस्तबल का हेड गोरी, सर गोरी का गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम इतना ऊंचा पद पर जनरली नहीं जाता। अब धीरे धीरे उसी घोड़ा के हेड से इसको भी ले चलने लगे युद्ध मैदान में कि घोड़ा का हेड तुम्हें, तो सब घोड़ा के हिसाब किताब करो, लड़ने चल। तराइन के पहला युद्ध में भी आया, बड़ा वीरता से लड़ा, हारा तो फिर निकल गया। दूसरा में भी आया, बड़ा बढ़िया से लड़ा। जयचंद को हराने की बात आई, बहुत वीरता से लड़ा। इतना प्रभावित हो गया कि गोरी कहा कि बस तुम इधर दिल्ली और लाहौर तुम ही देखे। अचानक जब मरा है तो अब 1208 में ये जब देखा कि अब हम स्वतंत्र हैं तो कई क्षेत्र विस्तार, निर्माण कार्य सब किया। अब इतना बढ़िया भी है कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसको लाख बख्श कहते हैं। लाख बख्श का मतलब लाखों के दान करने वाला, इसको पील बख्श भी कहते हैं। पील माने हाथी, तुम सुना होगा पीलवान तो हाथी चलाने वाला, पील बख्श तो हाथी दान देने वाला। सोच लो ये ऐसा राजा है कि दान का इच्छा हो जाए कि गरीब है तो कहता था कि दे दो 2-3 लाख। ये चवन्नी 18 10 रुपए वाला दान नहीं देता, इसका मन को लगा कि ना गरीब है सही में है तो लाख 2-3 लाख दान देता था उस जमाने में। कई लोग से खुश हो गया कि भाई अच्छा है, हाथी खोल के दे दो। सोचो हाथी दे दिया तो उसमें हाथी का बड़ा डिमांड था, इसीलिए इसको कहा जाता था पील बख्श या लाख बख्श। दूसरा नाम क्या है? कुरान खवा। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक थोड़ा जब हेड बना तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसको यही लोग से था, ये लोग बैचमेट कंपटीटर। तो इसने एक बढ़िया काम क्या किया, यल्दौज के बेटी से विवाह किया। तो इससे फायदा क्या हो गया कि इधर का आक्रमण रुक गया। तो वही चीज, इसकी जो बेटी थी इसका शादी भी एक बहुत वहां पे अमीर थे और उसका नाम था इल्तुतमिश। उसको भी ट्रेन करके गुलाम से वो भी था, उसको बढ़ाया और उसको शादी करके उधर इल्तुतमिश में वीर योद्धा था, अंतिम मोर्चा उसी को दे दिया। तो इस सब आक्रमण से भी बच गए। अब देखो अभी बहुत कुछ करता कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन 1208 में अभी बेचारा फॉर्मे में आया है तो इतना कर दिया। 1210 की बात है, 2 साल हुआ। उधर से तुर्क लोग भारत में एक नया खेल लाए थे, पोलो। पोलो को ही हम लोग चौगान कहते हैं। ध्यान दीजिए, पोलो को ही चौगान कहते हैं। क्यों कहते हैं? पोलो में देखो तो पहला अक्षर क्या है? 4, तो इसमें 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। बात समझो, पूछता है पोलो में कितना खिलाड़ी, तो कहना कि हमको लिखे दीजिए, लिखेंगे तो 4 खिलाड़ी क्लियर हो। और 4 खिलाड़ी के कारण इसका नाम क्या है? चौगान। ये बड़ा जबरदस्त खेल है, घोड़ा पर बैठ के और गोल कर, मतलब पैर से नहीं मारना है, गोल पोस्ट बना हुआ है और गेंद है, घोड़ा पर बैठ के वो डंडा लीजिए और उसको मारिए और उसी से गेंद जिधर गोल किया वो जीत गया। मैदान में 4 घोड़ा इधर से 4 घोड़ा उधर से हो। अब उसी में कहा जाता है कि जब राजस्थान के मेवाड़ में गया तो वही एक राजा को उसने सुना कि उसके पास रुद्रक नाम का बढ़िया घोड़ा, तो उस राजा की हत्या करके उसका घोड़ा लेके चलाया गोरी और कहा इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक कि आज हम इसी घोड़ा से पोलो खेले, क्योंकि घोड़ा तो बहुत बढ़िया है तो हमारा जीत भी पक्का हो। और घोड़ा को बचपन से वो राजा पाले हुए थे मेवाड़ वाले, तो घोड़ा को बड़ा तकलीफ था कि यही आदमी मारा। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि खेल के दौरान ही घोड़ा देखा कि थोड़ा लगाम ढीला हुआ है, वो गेंद को मार रहा है, तो ऐसा कसके आलाप लिया, पैर उठाया कि कुतुबुद्दीन ऐबक नीचे गिर गए। और जैसे ही नीचे गिरे घोड़ा दोनों टाप उठा के सीना पर लगा दिया कि ये हमारा मालिक हत्यारा।
और राजा अभी बेचारा ठीक से 8 में बना ही था कि 10 में ईभी चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर के मर गया। तो दूगो क्वेश्चन बड़ा भयंकर, घोड़ा के गिर के कौन मरा? कुतुबुद्दीन ऐबक गिर के मरा। आइए वो पर मकान गिर गया, तो मकान गिर गया तो रहेगा कि चला जाएगा? तो नाम है गया। क्यों? मकान गिर गया। तो जब कहे मकान गिर गया, गयासुद्दीन तुगलक, अब घोड़ा से गिर गया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दूगो का मौत बड़ा ट्रेंडम है। अब देखो हेड बेचारा कब बना है? 1206 में। अब मर कब गया? 10 में। कितना दिन का हेड है? 4 साल। और इसको उसी लाहौर में दफना दिया। कुछ लोग अब कहते हैं कि इनका बेटा था आराम शाह, नाम है आराम शाह, आराम वाला नहीं है। बेटा का नाम क्या है? आराम शाह। और आराम शाह बेटा है और दामाद कौन है? इल्तुतमिश। दामाद कौन हो गया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में भी हमने बताया कि बहुत बढ़िया योग्य वीर होता है। अब आराम शाह जब हेड बना तो आराम शाह नाम के अनुसार आराम पसंद था। कई तुर्क सरदार चाहते भी थे कि ऐसा ही आदमी हेड रहे 1210 में, लेकिन अब कई जो तुर्क सरदार थे इल्तुतमिश उसके दामाद को कह रहे हैं कि आप लाहौर में आइए। कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभ में दामाद भी रहा, फिर दास्ता से मुक्त हो गया और फिर ये उनका जो है पहले गुलाम, फिर दास्ता से मुक्त और तब बना दामाद और फिर पूरे क्षेत्र का नियंत्रण कर रहा था। इसीलिए 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने इसी कुतुबुद्दीन ऐबक पर हमला किया और इसको एक लड़ाई है इंपॉर्टेंट, जूद की लड़ाई। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा जूद का युद्ध, तो आपको समझना है कि यह इल्तुतमिश और किसके बीच हुआ? आराम शाह। और इसमें आराम शाह मारा गया केवल कुछ दिनों का राजा। अब नया हेड बोलो कौन बन गया? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को हम लोग आज की क्लास में बढ़िया से सुनेंगे। 1210 के लास्ट 11 से समझो हेड है और ये पहला शासक है कि दूसरा कि तीसरा? तीसरा। तो 12 गुना 3 36, 1236 तक यह राजा है। तीसरा है और 12 36 भी। तो डेट भी हमको लगता है दिमाग में बैठते भी जा रहा। तो अब ध्यान दीजिए, इल्तुतमिश जिस समय हेड बना दिल्ली सल्तनत लग रहा था कि खत्म हो जाए, क्योंकि सब जगह विद्रोह ही विद्रोह चल रहे थे, क्योंकि अब आराम शाह के कारण क्षेत्र एकदम सिकुड़ चुका था। अब इतना लंबा समय के लिए हेड है 26 साल, तो 26 साल में तो एकदम ठीक ही कर दे। इसीलिए इल्तुतमिश को भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि बताओ तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो तुर्क साम्राज्य का पहला राजा है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये संस्थापक है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहे वास्तविक संस्थापक तो आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, ये वास्तविक संस्थापक। अब जरा ध्यान से समझना, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। क्यों? गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका गुलाम इल्तुतमिश। लेकिन क्या यह राजा बनने के पहले गुलाम था? नहीं, दास्ता से मुक्त होकर दामाद बना हुआ था। और जो गुलाम सैन्य कार्य के लिए खरीदे जाते थे उनको क्या कहते थे? ममलूक। तो यह एक ममलूक भी है। और यही इल्तुतमिश इलवरी वंश से संबंधित दामाद है, उसका तो वंश चेंज है और इसी का वंश इलवरी है, इसी वंश का बलवन है, इसीलिए इस वंश का नाम इलवरी भी कई इतिहासकार कहते हैं। देखो सारा नाम तुमको क्लियर रखना है। गुलाम सिर्फ नाम एक ही से है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिस समय राजा बना गुलाम था। दूसरा हम लोग देखे प्रारंभिक तुर्क, तो सबसे पहले यही तुर्क वंश आया। जितने राजा हैं सब अलग अलग वंश के हैं। तीसरा नंबर हम लोग देखे किसका नाम क्या है? इलवरी। इसका इल्तुतमिश और बलवन दो राजा इलवरी वंश से। और अगला हमने नाम बताया ममलूक। ममलूक माने सैन्य कार्य के लिए खरीदे जाने वाले दास, और इसी कार्य के लिए जो दास थे वो लोग थे, तो इसलिए नाम ममलूक भी चलता है। अब जरा ध्यान से सुनोगे, इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? उधर तो चंद्रमा का देवता था, बोलो इल्तुतमिश का अर्थ रक्षक, सुरक्षा करने वाला। इल्तुतमिश का अर्थ क्या है? रक्षक। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, बगदाद के खलीफा मंसूर बिल्लाह से ये पहली बार सनद पत्र लिया, और जो सनद पत्र लेता है इसको सुल्तान कहते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, भारत का पहला सुल्तान कौन था? तो आंसर इल्तुतमिश। देखो जी सारा चीज तुम फिर से समझेगा जो बच्चे सनद पत्र नहीं समझ रहे हो। इस्लाम धर्म में कंसेप्ट था कि धरती के एक सूरज और धरती के एक चांद है, तो धरती का एक राजा, और वह राजा कौन हो? खलीफा। और कोई मुस्लिम राजा कहीं जीतेंगे तो खलीफा से परमिशन लेंगे कि हम मुस्लिम हैं और आपके अधीन कार्य करना चाहते हैं, और वह उसको एक परमिशन लेटर देगा। उस परमिशन लेटर को सनद पत्र कहते थे। और सनद पत्र जिसको मिल गया मतलब वह खलीफा के लिए काम करेगा और अपने आप को सुल्तान कहेगा। सुल्तान वही कहेंगे जो ये मानेंगे कि हमारा हेड कौन है? खलीफा। और सुल्तान कहने के लिए उनको सनद पत्र लेगा। कैसे किसी किसी दुकान में लिखा रहता है, प्रमाणित किया जाता है कि फलाने कंपनी के डीलर है, तो जस्ट लाइक सनद पत्र है, प्रमाणित किया जाता है कि ये मुस्लिम के वैध सुल्तान है, वैध राजा है, वैलिड है, इन पर कोई खतरा आएगा तो मुस्लिम बाकी राजा इनकी मदद करेगा। अब देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पहला वैध सुल्तान प्रश्न में अगर कभी पूछा जाए तो समझ लेना कि वैध मने होता है जिसको मान्यता मिला हो। तुम्हारे जहां घर है वहां पर मान लो बहुत सारे स्कूल खुले हैं, लेकिन एक स्कूल को मान्यता मिल गया, तो ये मान लो पहले ही खुला था, दूसरा ही खुला, ये तीसरा है, चौथा है, हम कहें पहला वैध स्कूल, तो ये नहीं होगा जिसको मान्यता मिला वो। वैध हटा दे पहला स्कूल, तो जी बोला वैध स्कूल, तो कहना सर वैध नहीं, तो इसे खोल दिया, ई वैध, इसको मान्यता मिली, तो बोलो पहला वैध सुल्तान इल्तुतमिश है। इसको पहली बार मान्यता मिला किससे? खलीफा से, बगदाद के खलीफा मंसूर बिल्लाह से इसको सनद पत्र मिला और ये पहला सुल्तान। अब देखो इल्तुतमिश बड़ा तेज था, ये देखा कि हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटा को हटा के हेड बने हैं तो कई तुर्क सरदार हमारे खिलाफ हो गए। तो ये क्या किया? इंपॉर्टेंट जितने तुर्क सरदार थे उसका संख्या देखा कि लगभग वीआईपी में 40 को है। तुम अपने गांव में भी 40 आदमी की लिस्ट बनाओ तो सब वीआईपी जिले जैसा छिना जाएगा एकदम, 40 से ज्यादा 41 में जाएगा। और 40 व्यक्तियों का, 40 तुर्क सरदारों का इसने एक पूरे बनाया गुट कि इसमें यह गुट है, इनके निर्णय से ही हम चलेंगे, और इसी का इसने नाम रखा चालीसा, या इसी का नाम है तुर्क ए चहलगानी। बात समझो, क्वेश्चन आएगा तुमको। चालीसा था चॉइस ए, हनुमान जी की पूजा करने के लिए लिखा गया किताब, लड़का नंबर खुश होगा, हनुमान चालीसा लड़िया गया, यही था। बी 40 तुर्क अमीर, सी 40 तुर्क विद्वान, बोलो जल्दी से होगा, और डी दे रहे हैं 40 राजाओं का समूह। तो आंसर था 40 तुर्क अमीर, अमीर को ही सरदार कहते थे। बात समझोगे जी? तुमको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जान के कई बार देगा चालीसा, बोलो चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। किस लिए? ताकि दरबार में सब इंपॉर्टेंट लोग की राय लेके चले, और इसी के राय से ही चलता था। अब इल्तुतमिश ने भी कुछ कार्य किए, इसके कार्यों पर जरा ध्यान से समझो। इल्तुतमिश का सबसे पहला काम था कि कुतुब मीनार के निर्माण को इसने पूरा करवाया। क्योंकि तुमको याद होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का बेचारा अभी बोहनीयत किया था, नींव डाला था,
कि अपने जमीन के अंदर चला गया, घोड़ा से गिर के मर गया। 1206 से 10 4 साल में कितना बड़ा मीनार बन जाएगा। तो ये नींव डाला। पूछेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि बताओ कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया? आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। और इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया। दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो वर्क है उस पर जरा ध्यान दो। ये पहला ऐसा इल्तुतमिश शासक है जिसने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम से कोई सिक्का नहीं चलाया। ये पहला है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। उसने सुल्तान की भी उपाधि धारण नहीं किया, वो सिर्फ सिपा सलार और मलिक की उपाधि से संतुष्ट था। यह सुल्तान कह रहा है कि हम खलीफा हमारे ऊपर है, बाकी कोई नहीं। और ध्यान दीजिए, ये अरबी सिक्के में दो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक चांदी का सिक्का और एक तांबा का सिक्का। ये चांदी के सिक्का को टंका कहते थे और तांबा के सिक्का को जितल कहते थे। ये अरब की बहुत इंपॉर्टेंट सिक्का है, इल्तुतमिश ने भारत में चलाया। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा काम देखो इंपॉर्टेंट क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां रखा था? लाहौर। लाहौर को दिल्ली राजधानी बनाने वाला लाने वाला इल्तुतमिश है। और सबसे शानदार क्वेश्चन है, किस सल्तनत काल के सुल्तान ने दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया? इल्तुतमिश देखो पहला सुल्तान है जिसने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। इसके पहले दिल्ली राजधानी नहीं। बोलो जी क्लियर है सबका? इधर हम लोग देखें कि चांदी का कौन सा सिक्का है? टंका। तांबा का जितल। और पहली बार इल्तुतमिश ने सिक्का पर टकसाल का नाम खोदने की प्रथा विकसित की। टकसाल का मतलब है जहां सिक्का बनता है। इसके पहले सिक्का कहां से बना ये नहीं छपता। ये पहली एक प्रथा का प्रचलन किया कि जिसमें सिक्के पर टकसाल का नाम लिखा रहा है। तो ये भी पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश है। अगला इसका बहुत इंपॉर्टेंट दो काम और है। एक इंपॉर्टेंट काम है कि इल्तुतमिश ने भारत में पहली बार इक्ता प्रथा का प्रचलन किया। इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, रट जाना है। ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश। जब कहेगा इक्ता, कहना इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा, इल्तुतमिश। हाँ, सवाल आ रहा होगा कि इक्ता क्या है? इक्ता का मतलब पहली बार हुआ नगद वेतन के स्थान पर भूमि प्रदान करना। इस प्रणाली को इक्ता प्रणाली कहते हैं। अब सरकार निकाल दे कि बीपीएससी की बहाली से जो वीडियो बनेंगे, सीओ बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, उनको हम नगद पेमेंट नहीं देंगे। बीपीएससी वाले का 100 बीघा जमीन का बाउंड्री मार के कैंपस और क्वार्टर आके ड्यूटी करो, 100 बीघा में खेती करवाओ, अनाज तुम्हारा पेमेंट। अब बताओ 100 बीघा मिल गया तो मतलब अगर एक बीघा 10,000 में भी साल भर के लिए लग जा रहा है तो इसमें 10,000 गुना कर देंगे तो जिसको मिला साल में पेमेंट तो उसका होगी। अब मान लो यूपीएससी किया तो कहेगा कि इससे ज्यादा जमीन मिलेगा। अब हाई स्कूल में ज्वाइन किया तो 20 बीघा मिलेगा, मिडिल स्कूल है तो 15, प्राइमरी में है तो 10 बीघा। लेकिन जहां मिलेगा तुमको जमीन मिलेगा। इससे दो फायदा है। मान लो तुम लोग के रोड किनारे, रेलवे लाइन किनारे बहुत सारी सरकारी जमीन। अब सरकार क्या कर रही है? बहाल करके कह रही है कि नापो 10 बीघा एक टीचर, फिर 10 बीघा दूसरा, सबके बाउंड्री दे दे और कहे कि कभी गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारा है। ये तुम्हारा नहीं है, नौकरी के बदले में तुमको हम भूमि दिए हैं और हमारा जब इच्छा करेगा तुमको ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे। मान लो एक वीडियो यहां है 100 बीघा में, एक वीडियो दूसरी जगह है 100 बीघा में, दोनों ने धान लगाया, अभी धान लगा ही हुआ है, उसी बीच राजा की इच्छा हुई ट्रांसफर करते हैं इसको यहां उसको यहां। तो जमीन लेकर नहीं जाना, जहां बोला जाओ तुम जाओ। और ट्रांसफर हो गया तो तुम इसका वाला काट लो, तुम्हारा वाला काट ले। और उसमें किसी समय तुमको नहीं सोचना है कि हमारा जमीन है, जमीन सरकारी है, रिटायर हो गए तो साइड हो जाओ, फिर दूसरा बहाल होगा उसको मिलेगा। ऐसी प्रणाली को हम लोग बोलो कौन सी प्रणाली नाम दिए? इक्ता प्रथा। तो बोलो इक्ता प्रणाली भी क्लियर है सबका? अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छा से समझना है। इल्तुतमिश भारत का पहला ऐसा राजा है जिसने भारत में मकबरा शैली विकसित किया। इसके पहले किसी के मरने पर बहुत बढ़िया मकबरा नहीं बनते थे। इल्तुतमिश का बेटा था मोहम्मद और मोहम्मद के मरने पर इल्तुतमिश ने दिल्ली में उसके नाम का एक मकबरा बनवाया और ये जो मकबरा बन गया तो ये पैटर्न डेवलप कर गया। अब कोई राजा का कोई मरे तो मकबरा बनना शुरू हो, उसी क्रम में धीरे धीरे इसी मकबरा का हाई रूप आपने देखा, ताजमहल। उसका शुरुआत करने वाला बोलो कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय एक घटना और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझना होगा। इसके समय हुआ क्या है, इस साइड में देखो जो आप पढ़ रहे थे, कुबाचा पढ़ रहे थे, यल्दौज, ऊपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अब एक नया आक्रमणकारी आ गए, इनका नाम है चंगेज खां। ये एक मंगोल है, यहां एक जाति कौन है? मंगोल। और मंगोल जाति जो चंगेज खां है, देखते देखते अपने क्षेत्र का विस्तार किया और पूरे गोर साम्राज्य, गजनी साम्राज्य, यह पूरे सब पर कब्जा कर लिया। मंगोलों का चंगेज खां के नेतृत्व में बहुत बड़ा साम्राज्य बना। आज कहा जाता है कि इसमें ध्यान दीजिए, चंगेज खां चीन के भी आधा सेक्टर जीता। अभी भी कहा जाता है कि चंगेज खां इतना शादी किया था कि आधा चीन वाले उसी के वंश के। बात समझ रहा? चंगेज खां का क्या स्थिति है? इतना बड़ा आक्रमणकारी है। अब सोचो, चीन कब्जा किया, इधर कब्जा किया, इधर कब्जा किया और तब यहां का एक राजा इस पर चैलेंज दिया जिसका नाम था मंगबर्नी। और चंगेज खां जब मंगबर्नी को खदेड़ा तो मंगबर्नी कहा कि तब अच्छा है भारत एंट्री मार देते हैं, भारत चले जाएंगे तो वहां सुरक्षित रहेंगे क्योंकि यहां एक मजबूत राजा है इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के यहां मंगबर्नी प्रवेश करने लग गया। चंगेज खां तुरंत सूचना भेजवाया अपने घुड़सवार से कि अगर मंगबर्नी तुम्हारे यहां गया और तुम संरक्षण दे दिया तो यहां भी आक्रमण होगा और नहीं तो हम तुमको छोड़ देंगे। गोरी का दोनों चला गया, तुम भी जाएगा। अब इसके कारण बताओ इल्तुतमिश क्या समर्थन देगा इसको? देखा लफड़ा कौन बोल लेगा? बड़ा मुश्किल से हम ठीक ठाक हुए और इसीलिए इसने सिंध क्षेत्र से ही मंगबर्नी को कहा कि तुम चले जाने तो इधर उधर से तुमको मारेगा चंगेज खां, इधर से मार देंगे, अभी भी मौका है, निकलो। और इसीलिए चंगेज खां के आक्रमण का डर समाप्त हो गया जब इल्तुतमिश ने मंगबर्नी को समर्थन नहीं दिया। अच्छा क्वेश्चन है, किस शासक के समय भारत में मंगोल आक्रमण का खतरा बना परंतु टल गया? इल्तुतमिश के समय खतरा बना है लेकिन टल गया, आया नहीं। क्यों? मंगबर्नी को इसने संरक्षण नहीं दिया, दे रहता तो खतरा आ जाता। अब इल्तुतमिश तक इतनी बात को हम लोग फटाफट नोट करेंगे और तब इसके बाद हम लोग अगला दिन गुलाम वंश हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें एक और ममलूक भी ऐड ही कर दो, ममलूक वंश भी ऐड कर दीजिए। ममलूक का मतलब, हाँ, ममलूक माने सैन्य कार्य के लिए खरीदे जाने वाले दास। वेरी गुड। चलिए नीचे नीचे लिख दीजिए हेडिंग कुतुबुद्दीन ऐबक, हेडिंग कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ब्रैकेट में कर लीजिए 1206 से 1210 तक, 1206 से 1210 तक। चलिए नीचे डैश तक लिख दीजिए, डैश तक लिखे
एवक का अर्थ, एवक का अर्थ, एवक का अर्थ चंद्रमा के देवता होता है। एवक का अर्थ चंद्रमा के देवता होता है। नीचे डैश तक लिख दीजिए। 1206 में 1206 में मोहम्मद गोरी के अचानक मृत्यु के बाद, मोहम्मद गोरी के अचानक मृत्यु के बाद, मोहम्मद गोरी के अचानक मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपना राज्याभिषेक किया, लाहौर में अपना राज्याभिषेक किया तथा लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। नीचे डैश तक लिख दीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का न तो सिक्का चलाया, अपने नाम का न तो सिक्का चलाया और न ही खुतबा पढ़ा, अपने नाम का न तो सिक्का चलाया और न ही खुतबा पढ़ा। खुतबा समझते हो? ब्रैकेट में कर लो, प्रशंसा पत्र, प्रशंसा पत्र। राजा लोग अपने दरबार में खुतबा पढ़ाते थे कि हमारे बड़ाई में कौन कितना अच्छा लिख सकता है। जो जबरदस्त लिखा कि एकदम है तो कहते थे कि पढ़ो, डेली वो खुतबा पढ़ा जाता कि ना है ये तो सबसे ऊपर एकदम यही है। तो अपने नाम का ना तो प्रशंसा पत्र पढ़वाया ना सिक्का चलवाया। नीचे डैश तक लिख दीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बोलो जल्दी से, क्या सुल्तान की उपाधि लिया? हाँ वेरी गुड। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक की उपाधि, मलिक की उपाधि, मलिक की उपाधि और सिपह सलार की उपाधि केवल लिया, और सिपह सलार की उपाधि केवल लिया, सिपह सलार की उपाधि केवल लिया। इसने कभी भी, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। मलिक का मतलब हुआ कि हम छोटा पद, एक है मलिक है, मलिक सब पद भी था ना, तो मलिक का मतलब हम राजा नहीं है, एक छोटे पद पे। सिपह सलार की उपाधि धारण किया, कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। देखो दो राजा ऐसा पढ़ोगे जो सल्तनत काल में अपने को सुल्तान नहीं कहेगा, जिसमें आज एक पढ़ लिया किनको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नीचे डैश तक लिख दीजिए, नीचे डैश तक लिखो। अच्छे राग के साथ, अच्छे राग के साथ कुरान पढ़ने के कारण, अच्छे राग के साथ कुरान पढ़ने के कारण, कुरान पढ़ने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खवा कहा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खवा कहा गया, कुरान खवा कहा गया। नीचे डैश तक लिख दीजिए। लाखों के दान देने के कारण, लाखों के दान देने के कारण, लाखों के दान देने के कारण इसे, बोलो क्या कहा गया? लाख बक्स, लाख बक्स, लाख बक्स। और हाथी दान देने के कारण, और हाथी दान देने के कारण इसे पील बक्स कहा गया, इसे पील बक्स कहा गया, पील बक्स कहा गया। नीचे स्टार लगा के डैश लिख दो। मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रारंभ में अमीर ए आखूर, प्रारंभ में अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर, बोलो अमीर ए आखूर का मतलब? वेरी गुड। अस्तबल का प्रधान बनाया। अस्तबल भी जो नहीं समझता ब्रैकेट में लिख देना, घोड़ा रहने का जगह। अमीर ए आखूर अस्तबल का प्रधान बनाया। कई बार पद पूछता है अमीर ए आखूर कौन सा पद है? अस्तबल प्रधान। जितना भी घोड़ा है उस सब का हेड जो बनेगा वो अमीर ए आखूर होगा। महत्वपूर्ण पद दिया। चलिए नीचे हेडिंग छोटा सा दो। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किए गए निर्माण कार्य, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किए गए निर्माण कार्य, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किए गए निर्माण कार्य। पढ़ना लिख दीजिए। दिल्ली के महरौली में, दिल्ली के महरौली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली के महरौली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। नीचे डबल स्टार लगा के डैश लिख लीजिए, डबल स्टार लगा के डैश लिखिए। सेकंड नंबर देखिए, डबल स्टार लगा के डैश लिख सकते हैं। देखिए अजमेर में,
अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 ऐसे लिखना, ये वाला 2.5 मत लिख देना। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन के झोपड़ा का मतलब मस्जिद है जहां 2.5 दिन की मेले लगते थे, उस मेला को उसर का मेला कहते हैं। उसर का मेला सूफी संत में पढ़ाएंगे, उसर क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। पूछा जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है? अजमेर में। बताओ 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मेन मस्जिद है, ध्यान रखना। नीचे लिख दीजिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर देखिए सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नाम में हंसी लग रहा है, तुम्हारा नाम ठीक है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यादगार में दिल्ली के महरौली में इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। क्या पूरा भी कर दिया था? नहीं। चलिए अब इनको घोड़ा से गिरा देते हैं। ध्यान दीजिए, देखो यहां पर 1206 लिखा गया जी, 1210 लिखा गया। होना कब चाहिए? 6 से शुरू है। 1206 से 1290। 10 में तो मरेगा ही ना, 6 में ही हेड बन गया था। 1206 से 1290 करना। चलिए नीचे अस्तार लाके डैश तक लिख दीजिए। 1210 में 1210 में बोलो कहां? लाहौर में। 1210 में लाहौर में पोलो ब्रैकेट में चौगान, पोलो का दूसरा नाम क्या है? चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। एक क्वेश्चन जैसा ऑब्जेक्टिव कर लो, अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन लिख दो। भारत में पोलो खेल की शुरुआत किसने किया? लिख दीजिए, भारत में पोलो खेल की शुरुआत किसने किया? चॉइस ए पुर्तगाल, बी अरब के लोग, सी डच और डी तुर्क। अब देखो कई लड़का खाली घोड़ा से गिर के पोलो में मर गया इतने पड़ता है। अब कहता है इधर पोलो शुरू कौन किया? तो अभी ये बताओ, अभी कोई पुर्तगाल इंडिया आया है और अभी कोई डच इंडिया आया है, उसको मॉडर्न में आया। ये घोड़ा से गिर के मेडाइवले में पार लग रहा है, तो देख के तुमको समझ में आ गया होगा। अरब आक्रमण के समय पोलो भारत नहीं आया था। पोलो कौन खेलते थे? तुर्क, क्योंकि इनके डायनेस्टी को प्रारंभिक तुर्क वंश कहते हैं, तो इसलिए सही आंसर कौन हो गया? तुर्क। बहुत बढ़िया। नीचे हेडिंग दे दो आराम शाह, हेडिंग दे दीजिए आराम शाह और आराम कीजिए। अगले दिन हम लोग आराम शाह से आगे लिखते हुए चलेंगे। आराम मिल गया। ये बताओ यहां तक याद रहेगा ना सबको जी? तो इतिहास खाली सुनने समय एकदम ठीक से रहो, लिखो 2 बार घर से पढ़ के आओ एकदम।